गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक आसान सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले दोस्तों हमें डिमांड को जानना है कि डिमांड क्या होती है। साधारण बोलचाल की भाषा के अंदर 3 वर्ड होते हैं, उनका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है ना। एक तो होती है डिमांड, एक होती है डिज़ायर, एक होती है वांट, ठीक है ना। वांट इच्छा, आवश्यकता और मांग, इन तीनों चीज़ों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इन तीनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। यानी जब मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो उसे लेके आना मेरी क्या है, इच्छा है, ठीक है। उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। अगर मेरे पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पर्याप्त पैसा भी है लेकिन मैं उसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहता, तब वो चीज़ मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए नीड है, आवश्यकता है। यानी कि मेरी इच्छा भी है उस चीज़ को ख़रीदना, मेरे पास पैसा भी है लेकिन मैं अभी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तब तक वो दोस्तों क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। डिमांड कब बन जाती है, जब हमारी किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा भी होती है, हमारे पास पर्याप्त पैसा भी है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, और हम उस चीज़ को परचेज करने के लिए वो धन खर्च करना भी चाहते हैं, ठीक है ना। एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर एक गिवन अमाउंट जो होती है उस चीज़ की, उसको हम पे करने के योग्य हैं और करना चाहते हैं, तब हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको डिमांड बोलेंगे। डिमांड का मतलब क्या होता है, यानी मांग वह होती है जो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर किसी चीज़ को खरीदने पर हम जो खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, या खर्च करते हैं या खर्च करने के योग्य होते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ओके। डिमांड के बाद में दोस्तों डिमांड के टाइप्स की बात आती है कि टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड भी क्या होती है, 3 तरीके की होती है। प्राइस डिमांड होती है, इनकम डिमांड होती है, क्रॉस डिमांड होती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राइस डिमांड की। किसकी? प्राइस डिमांड की। देखिए प्राइस डिमांड क्या होती है दोस्तों, कीमत मांग। यानी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, वह मांग जो हमें शो करे क्या, प्राइस और डिमांड के रिलेशन को। यानी कि डिमांड यहाँ डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर। डिमांड के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, केवल प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर। कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो होती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। फिर इसके बाद में हैबिट, ठीक है, इंटरेस्ट, उसके बाद में इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। उसके बाद में फिर वेदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। यानी हम जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है ना, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा होता है सेट्रिस पैरिबस, यानी कि ऑल थिंग विल रिमेन सेम, या हिंदी में अगर पढ़ें तो लिखा होगा अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, या जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो स्टार्टिंग में ये अन्य बातें जो होती है ना, वो यही होती है, सेट्रिस पैरिबस यही होती है, वो सारी अन्य बातें। इन अन्य बातों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तभी हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। नहीं तो अगर इन सारी चीज़ों का डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ने लग गया तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहीं पर अप्लाई नहीं, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे फिर, ठीक है ना। तो ये होती है प्राइस डिमांड। इसके डायग्राम की बात करें दोस्तों तो डायग्राम कैसा बनता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम बनाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए
लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कैसे बनता है डायग्राम। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को ले लिया और यहाँ पर मैंने प्राइस को ले लिया। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि डिमांड कर्व कैसे बनेगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है ना, यानी जब प्राइस ओपी थी तो इतनी क्वांटिटी थी, ठीक है ना, ओ क्यू। जब प्राइस बढ़कर ओपी 1 हो गई तो क्वांटिटी कम होकर क्या हो गई, ओ क्यू 1 हो गई। जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो गई। इसी को बोलते हैं क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, या इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर, तो ये डायग्राम बनता है हमारा। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इनकम डिमांड की। किसकी, इनकम डिमांड की। क्या होती है दोस्तों इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होती है, इनकम डिमांड यानी कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, दो तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों इसको। एक तो होती है नॉर्मल गुड, एक होती है गिवन गुड्स। यहाँ पर नॉर्मल गुड्स और एक क्या होती है, एक होती है गिवन गुड्स। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। यानी नॉर्मल गुड्स के अंदर जो इनकम और डिमांड का जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, इनकम डिमांड होती है। ठीक है ना, यानी डिमांड के ऊपर इनकम का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम इनकम डिमांड बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अगर नॉर्मल गुड्स है तब क्या होगा, डायग्राम से समझिए इसको। वाई एक्स डैश वाई डैश क्वांटिटी प्राइस। ओके, अब क्या है यहाँ पर नॉर्मल गुड्स के संबंध में क्या होता है दोस्तों, जब किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है, ठीक है ना, इनकम की बात कर रहे हैं ना, इनकम, जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ जाएगी। यानी मान लो इनकम क्या है, वो वाई है, इतनी चीज़ों को खरीदा जा रहा है इतनी इनकम के ऊपर, ओ वाई इनकम है तो ओ क्यू डिमांड है। ठीक है, मान लो इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़कर क्या हो गई, ओ वाई 1 हो गई, इनकम बढ़कर ओ वाई 1 हो गई, तो डिमांड भी बढ़कर क्या हो गई, ओ क्यू 1 हो गई। यानी कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव बिटवीन इनकम एंड डिमांड, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। क्लियर, ये होता है नॉर्मल गुड्स के संबंध में। अब बात करते हैं गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स को किसने बताया, सबसे पहले जो गिवन वर्ड था वो कौन लेके आया, सर रॉबर्ट गिवन लेके आए। ठीक है ना, गिवन गुड्स क्या होती है, घटिया किस्म की वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं। ओके,
यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं को खरीदना हम छोड़ देते हैं। जब हमारी इनकम कम होती है तो हम गिफन गुड्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। ओके, देखिए डायग्राम। क्वांटिटी, इनकम, ठीक है। अब क्या है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। यानी कि जो रिलेशन है इनकम और डिमांड के बीच में वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो डिमांड कर्व कैसा बनता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनता है। मान लो हमारी इनकम क्या है, वाई है, तो हम ओ क्यू क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारी इनकम बढ़कर इतनी हो गई, ओ वाई 1 हो गई, तो हमने इन चीज़ों को खरीदना, जब इनकम बढ़ी तो इन चीज़ों को खरीदना छोड़ दिया, कम कर दिया। इसी प्रकार अगर हमारी इनकम ओ वाई 1 है तो हम ओ क्यू 1 चीज़ों को खरीद रहे हैं। जब हमारी इनकम कम होकर ओ वाई हो जाती है तो हम चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, इनकम और क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड के बीच में। क्लियर, ये होती है दोस्तों इनकम डिमांड। फिर इसके बारे में बात करते हैं क्रॉस डिमांड की। कौन सी डिमांड की, क्रॉस डिमांड की। क्रॉस डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, दो तरह की वस्तुएं होती है, ठीक है। एक तो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या बोलते हैं इनको, ठीक है। दूसरी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में क्या होता है, यानी दो कमोडिटी लेनी है हमारे को। डायग्राम देखिए, प्राइस ऑफ वाई गुड्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स। यानी कि वाई गुड्स की प्राइस अगर बढ़ेगी तो हम एक्स गुड्स की क्वांटिटी को खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये प्राइस बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव। डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा। यानी जब प्राइस क्या थी, Py1, वाई कमोडिटी की प्राइस क्या थी, P1 थी, तब इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे हम एक्स कमोडिटी की। जब प्राइस बढ़कर क्या हो गई दोस्तों, Py2 हो गई, तो ये क्या हो गई, Qx1 हो गई। इसकी प्राइस बढ़ी
तो इसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी प्राइस कम हुई तो इसकी डिमांड भी कम हो गई। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, किसके बीच में, डिमांड के बीच में और प्राइस के बीच में। ओके, फिर यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, पूरक वस्तुएं। यहाँ पर इसका एग्जांपल था टी एंड कॉफ़ी ले सकते हैं हम, ठीक है ना, टी एंड कॉफ़ी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर एग्जांपल लें तो बाइक और पेट्रोल ले सकते हैं, पेन और शाई ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर कार और पेट्रोल की बात करें, अगर कार की प्राइस बढ़ गई, ठीक है ना, अगर कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ वाई गुड्स और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, ठीक है। यहाँ पर कैसा डायग्राम, ऐसा, जब प्राइस थी वाई कमोडिटी की पी वाई, ठीक है ना, तो एक्स की डिमांड कितनी कर रहे थे हम, क्यू एक्स, ठीक है। और जब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़कर क्या हो गई, पी वाई वन हो गई, ठीक है। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़कर पी वाई वन हो गई तो गाड़ी की डिमांड क्या हो गई, कम होकर क्यू एक्स वन हो गई। ओके, ये है बढ़ाया तो ये कम हो गया, अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ गया। क्लियर, तो ये होती है दोस्तों क्रॉस डिमांड। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसा हमने अभी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि मार्शल ने इसको दिया था, इस थ्योरी को, लॉ ऑफ डिमांड जो किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि अन्य बातें समान रहने पर अदर थिंग विल रिमेन सेम, या सेटरिस पैरिबस, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अगर कीमतें बढ़ जाती है तो उसके द्वारा उसकी जो मांगी गई मात्रा है किसी भी वस्तु की वो कम हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। और शर्त क्या है, शर्त है कि अन्य बातें समान रहने पर। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, यानी कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ ओनली ओवन प्राइस। जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है डिमांड, यानी रिलेटेड गुड्स की प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती डिमांड। वेदर के ऊपर, फैशन के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, हैबिट के ऊपर, इनकम के ऊपर, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट डिमांड के ऊपर नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली है क्या होती है, अदर थिंग विल रिमेन सेम, या सेटरिस पैरिबस, अन्य बातें होती है ये सारी, ये समान रहेंगी, ये कांस्टेंट मानकर हम कहते हैं, ये अजम्पशन होती है, ठीक है ना, किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की, कि किसी भी व्यक्ति की हैबिट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, किसी कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए, वेदर में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सारी बातें होंगी तो ही हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एग्जिस्ट करेगा मार्केट में, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, ये इसकी कुछ अजम्पशन मैंने बताई आपको, और डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ये बताया। फिर इसके बाद में क्या है, डिमांड कर्व कैसे निकलता है। डिमांड कर्व कैसे निकलता है, वो निकलता है दोस्तों डिमांड शेड्यूल से। यानी डिमांड शेड्यूल क्या होती है, डिमांड शेड्यूल दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल क्या होती है,
प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, ठीक है ना, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड। यानी एक ऐसी टेबल होती है दोस्तों, एक ऐसी टेबल होती है दोस्तों, एक ऐसी सूची होती है, एक ऐसी तालिका होती है जो हमें बताती है कि प्राइस के डिफरेंट लेवल के ऊपर कितनी कितनी क्वांटिटी को कोई भी कंज्यूमर खरीदता है। ओके, जैसे प्राइस देखते हैं 1 2 3, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, ठीक है। और मान लो यहाँ पर बात करते हैं आइसक्रीम की, ठीक है। तो 1 रुपये की आइसक्रीम जब आती है तो उसको हम कितना खरीदते हैं, उसकी 6 यूनिट खरीद लेते हैं। जब प्राइस बढ़ गई तो हम इसको कम कर देते हैं, प्राइस और बढ़ गई तो हम इसको और कम कर देते हैं। यानी डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को जब हम शो करते हैं तो वो किसके द्वारा शो करते हैं, डिमांड शेड्यूल के द्वारा। ये इंडिविजुअल भी होती है और मार्केट भी होती है। यानी कि ये मैंने जो शेड्यूल बनाया है ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं इस तरीके से, यहाँ पर लिख दूं क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर, और यहाँ पर कंज्यूमर बी, और यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूं दोस्तों कि मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। ये पहले बंदे की थी, ए पर्सन की। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना, सारे डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी डी कितना ही कर सकते हो आप इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने डिमांड की मान लो 4 3 1, ठीक है। अब मार्केट डिमांड क्या होगी, इनका जोड़ होगी दोस्तों, ठीक है ना। 10 यूनिट, 7 यूनिट, 3 यूनिट। क्लियर। डिमांड शेड्यूल दो तरह का होता है, इतना अगर पढ़ें तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, सारे को पढ़ लें तो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ठीक है ना। इंडिविजुअल में 1% था हमारे पास, मार्केट डिमांड में 2 कंज्यूमर ले लिए हमने, ए और बी। ये ए प्राइस, डिफरेंट प्राइस के ऊपर ये ए ने इतनी क्वांटिटी की डिमांड की और बी ने इतनी क्वांटिटी की डिमांड की। पूछा है मार्केट की आप डिमांड बताइए कितनी है, तो हमने दोनों की जोड़ दी, बता दी कि जब 1 रुपये की प्राइस है तो हम 10 क्वांटिटी खरीदते हैं, 10 यूनिट खरीदते हैं आइसक्रीम की। जब 2 रुपये प्राइस है तो 7 को खरीदते हैं, 3 रुपये प्राइस है तो 3 क्वांटिटी को खरीदते हैं, 3 यूनिट को खरीदते हैं। यानी कि जैसे प्राइस बढ़ रही है हमारी क्वांटिटी कम हो रही है। यानी जब हमारी प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है, और प्राइस कम होती तो क्वांटिटी बढ़ जाती, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। इसको जब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं दोस्तों तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, डिमांड कर्व आ जाता है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, 2 चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पर, प्राइस 1 2 3 और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है मार्केट की 10 7 3, ठीक है। बाकी को रफ कर देते हैं, फिर बढ़ा के दिखाते हैं डिमांड कर्व। यानी लॉ ऑफ डिमांड यही होता है दोस्तों। लॉ ऑफ डिमांड में हम लॉ की डेफिनेशन देते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है ना, मीनिंग बताते हैं, फिर डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद में डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, इंडिविजुअल मार्केट दोनों, फिर दोनों के डायग्राम बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड कवर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर ये लास्ट पोर्शन चल रहा है हमारा लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एक डायग्राम रहता था, वो बना देते हैं बस। वाई यहाँ पर, प्राइस यहाँ पर, क्वांटिटी, ठीक है ना। प्राइस कितनी है 1 2 3, 1 2 3, ओके। और वहाँ पर कितनी है,
ठीक है। हमारे को एक चाहिए 3, एक चाहिए 7, 7 यहाँ पे आ गया, एक चाहिए 10, 10 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखिए 1 रुपये प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 10। ठीक है। जब 2 रुपये प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 7। जब 2 रुपये प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 7 है। ओके। जब 3 रुपये प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी है, 3 है। ठीक है। ये मान लो पॉइंट आ गए A B C, 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व आ जाएगा। क्लियर। बस दोस्तों इतना ही करना था आज की वीडियो में, इतना ही। बाकी आगे इसके अंदर और कुछ है टॉपिक के अंदर, यानी कि इस लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट बाकी रहते हैं 2। कौन कौन से, एक तो जो ये डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है डाउनवर्ड क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वाई डज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना। नीचे की तरफ लेफ्ट टू राइट ये क्यों झुका हुआ होता है, ऊपर की तरफ भी तो जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ऐसा हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, डाउनवर्ड क्यों बोलते हैं, ठीक है भाई। एक तो ये, एक होता है अपवाद, एक्सेप्शंस, ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वो इसमें करनी है हमारे को, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमारे को करनी है इसके अंदर, वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई है तो दबा के इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।